हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संपदा, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल और उसमें पाए जाने वाले अन्य 3 मंडल। कौन से? जो उस मंडल को बनाते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, तो हमने एटमॉस्फेयर इसको पढ़कर जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बाद हम देखेंगे आज भू रासायनिक चक्रण। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भू रासायनिक चक्रण। तो ये जो बायो केमिकल साइकिल है, ये क्या है? तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था बायोस्फीयर क्या था? बायोस्फीयर है जिसमें दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैविक भी और अजैविक भी। ठीक है ना? तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही आपस में परस्पर एक साथ मिलकर क्रियाएं करते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं? जिन क्रियाओं के साथ ऊर्जा, ठीक है, और पोषक उनका आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब आदान प्रदान करना, ये सब आपस में क्रियाएं करना, ये सब आपस में मिलकर है ना, जो एक दूसरे पे ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है या संबंधित है एक दूसरे से, तो यही सब मिलता है बायोस्फीयर में। ठीक है, अब ये बायोटिक और एबायोटिक ये आपस में क्रियाएं क्यों करते हैं? ठीक है, या ये कहिए कि ये ऊर्जा का आदान प्रदान क्यों करते हैं? तो किस लिए करते हैं? ये ऊर्जा का आदान प्रदान आपस में क्रियाएं करते हैं जिससे एक संतुलन बना रहे, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। जो प्रकृति ने बनाया है उसको इस तरह से संतुलित किया गया है कि दोनों घटक, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, वो एक दूसरे पर परस्पर आपस में संबंधित रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कैसे? क्योंकि ये जो रसायन होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, उन रसायनों का आदान प्रदान करते हैं। वो रसायन पृथ्वी पर से जीवों को मिलता है, जीवों से वापस पृथ्वी को आता है। ठीक है ना? भू यानी कि धरा पृथ्वी को मिलता है, फिर पृथ्वी से वापस जीवों पे जाता है, जीवों से वापस पृथ्वी पर आता है। तो ये दोनों आपस में घटक क्या है, एक दूसरे से संबंधित हो गए और ये आपस में एक दूसरे को जो ये आदान प्रदान करते हैं, ये जो रसायन का चक्रण होता है, एक दूसरे पर जाना, कहाँ से? भू से जीवों के पास जाना और जीवों से वापस अर्थ के पास आना, ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्रण, बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्लियर? तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल क्लियर हुई आप सबको? ये है रसायनों का, जो केमिकल्स हैं उनका जीवों पर को जाना और जीवों से वापस धरती पर आना या पृथ्वी को वापस आना। ठीक है, तो नेचर से उनको मिलता है और नेचर में ही वापस मिल जाता है वापस। ये सब पूरा एक साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्लियर? अब ये कौन कौन सी होती हैं? बेटा ये कई होती हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी सिलेबस में है, वो सिर्फ 4 साइकिल दी हुई है। कौन सी? एक ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें से आज हम देखेंगे वाटर साइकिल, जल चक्र। क्लियर? तो वाटर साइकिल देखते हैं। देखिए वाटर क्या है, ये हमने पढ़ा था। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है जिसमें सभी चीज़ें घुल जाती हैं। ठीक है, अब ये जो जल होता है, ये हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा नीडेड होता है, मगर बच्चों इसको डायरेक्ट पृथ्वी से, डायरेक्ट मतलब जंतुओं के पास पहुंचना और जंतुओं से वापस पृथ्वी पे पहुंचना, ये हमें ऐसा लगता है कि बहुत सरल है। जंतु ने जल पिया, जल से वापस पृथ्वी, मगर ऐसा नहीं है। ये चक्र भी इतना सरल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ होता है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अब जल चक्र। तो देखिए जो जल होता है, हमने बताया था उसमें काफ़ी जल कैसा होता है, समुद्र में होता है और काफ़ी उसके पृथ्वी के नीचे भी होता है, भूगर्भ में होता है। अब ये जो जल होता है, ये किस तरह से नेचर पर पहुंच रहा है, किस तरह से जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वो जल है जो पृथ्वी के नीचे है, भूगर्भ जल। अब ये भूगर्भ जल जो मिट्टी में पानी मिला हुआ है, उसको जंतुओं तक कैसे पहुंचता है? वो जंतुओं तक देखिए
कुछ ऐसा होता है जो सतह पे आ जाता है, जैसे नदियों के रूप में, ठीक है, नदियों में है, वो झीलों में है, तो वो जंतु कौन सा ले रहे हैं, जंतु उसे यूज कर रहे हैं। और पेड़ पौधे कैसे लेते हैं, पेड़ पौधे भी उसको नीचे से मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं अपने जड़ों के माध्यम से। तो जो भूगर्भ जल है वो कहाँ आया, जंतुओं के पास आ गया और पौधों के पास आ गया। अब जंतुओं की मृत्यु के बाद, जब जंतु मर जाते हैं तो मृत्यु के बाद वो अपघटित हो जाता है शरीर, ठीक है, तो वो जल क्या है, अपघटन के बाद वापस कहाँ पहुँच गया, नेचर में आ गया, ठीक है, और नेचर में ऊपर मिल गया। या ये कहिए ये क्या है, ये ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल वाटर साइकिल है कि जो आपका वैश्विक है, ग्लोबल से है, वो सारा वाटर वापस वहीं पहुंचना, पहले उसको यूज करना और वापस पहुंचना, ठीक है। तो जंतुओं ने लिया उसको, पानी को यूज किया, और जब जंतु की मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, वो वापस उसमें पहुंच गया, ठीक है, प्रकृति में वापस पहुंच गया। अब ऐसे ही जो पौधों ने लिया, तो पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी जल का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों के अंदर, जिससे वो जल को वाष्प बनाकर उड़ाते हैं। तो वो वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है, वो वापस ऊपर चला गया जल। ऐसे ही जंतु, जो जंतु हैं वो जल अपघटन हो गया उनका मृत्यु के बाद, उसके साथ साथ जब तक वो जीवित हैं तो वो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, प्लस उसके साथ साथ वाटर भी बनाते हैं। तो वह वाटर भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से जो जल लिया भूगर्भ से वो वापस गया। अब हमारा ये देखिए, ये ऐसे ही सतह का जल है जो नदियों पे है, समुद्रों का है, वो भी क्या होगा, जब सूरज की तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो पानी भाप बन के वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, तो वो भाप बन के वेपर्स बनकर ऊपर जाता है। इस तरह से वो वापस ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद जब वो ऊपर चला गया तो क्या होगा, वहाँ जाके वो कंडेंस हो जाता है, संघनन होता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाके क्लाउड के रूप में, बादलों के रूप में बन जाता है, और बारिश के रूप में वर्षा बनकर या बादलों से, ठीक है, वो कैसा होता है, वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ से चला वाटर और ऊपर होके वापस नीचे आ गया। तो ये हो गई आपकी, जैसे वर्षा से या बर्फबारी से वो वापस नीचे आ गया, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि धरती से उड़ के वो ऊपर गया और वहाँ से वापस वो वर्षा के रूप में नीचे आ गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये जल चक्र पूरा चलता चला जाता है। क्लियर हुआ? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जो रसायन होते हैं, उन रसायन का भू से, पृथ्वी से जीवों तक जाना और जीवों से वापस धरती पर आना, ये होता है भू रासायनिक चक्र, ठीक है। अब भू रासायनिक चक्र में सबसे पहले हम देख रहे हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है, वाटर में कि जो वाटर है वो पृथ्वी से जीवों तक जाना है, किस तरह से पृथ्वी से जीवों तक जा रहा है और वापस घूम फिर के पृथ्वी पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पृथ्वी में जल पाया जाता है, चाहे वो नदियों के रूप में हो चाहे समुद्र के रूप में हो, ठीक है। तो जो नदियों का समुद्र के रूप में है वो वाष्पीकरण होता है उनका, जब तेज सूरज की धूप पड़ती है तो वो गर्म होके उड़ता है और कहाँ, बादल बनकर ऊपर जम जाता है। फिर वो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में, या बर्फबारी होती है, बादल फट जाते हैं, तो पानी जो वापस कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। बच्चों ये इतना सरल नहीं है, हमने ऐसा बोल देखा कि भाप बन के पानी ऊपर गया और बारिश बन के नीचे आ गया। तो ऐसा है कि जितना ऊपर जाता है उतना बारिश के साथ नीचे आया, मगर वो इतना ही वापस नदियों में और समुद्रों में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बीच में कहाँ रुक जाता है, वो बीच में पेड़ पौधे आते हैं, मिट्टी आती है, वहाँ पर रुक जाता है। मगर उसके बाद भी जो पानी रुक जाता है, जो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, मिट्टी ने सोख लिया, पौधों ने ले लिया, वो सब क्या है, वो भी कैसे वापस नेचर में जाएगा। क्योंकि जो मिट्टी के पास पानी चला गया सॉइल में, उस सॉइल के पानी को पेड़ पौधों ने अपने यूज के लिए ले लिया, जंतुओं ने पीने के लिए ले लिया, ठीक है। अब पेड़ पौधों ने लिया और उनका वाष्पोत्सर्जन करके वापस नेचर में, प्रकृति पे पहुंचा दिया,
ठीक, वाष्पीकरण हो गया और वो वापस ऊपर जाके जमकर फिर वापस वर्षा के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार जल चक्र में पानी नीचे से वो जल जो है भूगर्भ से या पृथ्वी से ऊपर जाता है और वापस पृथ्वी यूज पौधों के जीवों के यूज करने के बाद वापस वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो पानी जो पृथ्वी से पानी चला और वापस पौधों के और जंतुओं के यूज में आने के बाद, उपयोग में आने के बाद वापस पृथ्वी पर आ गया। तो ये हो गया आपका जल चक्र। तो बच्चों हमने देखा जल चक्र। तो जल चक्र क्या हो गया? जल चक्र जो पृथ्वी से जल चला ऊपर गया। इसके साथ साथ इस जल चक्र का एक और महत्वपूर्ण भाग है, वो होता है कि जब वर्षा बनती है और वो बादलों से नीचे आता है तो वो स्थलमंडल पर गिरता है। ठीक है, बहुत सारा जल स्थलमंडल पर गिरता है और स्थलमंडल से वो क्या लेता है? बहुत सारी ह्यूमस या खनिज लेकर वापस नदियों तक पहुंच जाता है और नदियों से समुद्र। तो इस तरह से जो स्थलमंडल पे पाए जाने वाले खनिज है, खनिज पदार्थ, वो भी समुद्री पहुंच जाते हैं, जिससे जो जलीय जीव होते हैं, ठीक, तो उनको पोषक मिल जाता है। क्लियर? तो देखिए किस तरह से अभी हमने देखा इस वीडियो में, क्या देखा कि जो जैव रासायनिक चक्र है, उसका जैव रासायनिक चक्र यानी कि जो रसायन है उनका जीवों पर का जाना, जीवों के पास जाना और जीवों से वापस पृथ्वी पर आना, ये जैव रासायनिक चक्र हो गया। तो इसमें आया हमारा जल चक्र। जल चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, विलायक है। ठीक है, अब ये जब उड़ा, पृथ्वी से उड़ा वाष्प बनकर, ठीक है, और वापस कहाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल उड़ा और आ गया। इसको भी हम इसको वाटर साइकिल को भी दो साइकिल में कह सकते हैं। एक तो होती है नेचर में पाई जाने वाली सिंपल वाटर साइकिल, जिसमें जीव जंतु पौधे सब सम्मिलित हैं, और एक होती है ग्लोबल वाटर साइकिल, जिसमें क्या होता है कि समुद्रों से सूर्य की जो किरणें होती हैं तेज, उससे पानी वाष्प बना, जाके बादल बने, बादल बन के वो बरस गए, नीचे आ गए और वापस कहाँ? समुद्रों में पानी पहुंच गया। ठीक है, हिमपात से या किसी भी तरीके से वो वापस आ गया। तो ये हो गई ग्लोबल वाटर साइकिल। और हमें जो वाटर साइकिल है उसमें क्या है कि जो भूगर्भ जल था, पानी था, उसे किसने यूज कर लिया? पेड़ पौधों ने, जंतुओं ने। और जंतुओं ने अपने यूज के बाद कहाँ? वो नेचर में, प्रकृति में पहुंचा, ऊपर गया, वहाँ से वो वापस बादल बनकर, बारिश बनकर स्थलमंडल पे गिरा, कुछ समुद्र में डायरेक्ट गिरा, कुछ नदियों पे गिरा। जो स्थलमंडल में गिरा उसने क्या करा? बहुत सारे खनिज ऊपर के हैं उन्हें अपने साथ समेट लिया और कहाँ ले गया? वापस नदियों में या समुद्रों में ले गया। और वो पोषक तत्व कहाँ पहुँच गए? वो जलीय जीवों तक भी पहुँच गए। तो इस तरह से रसायन जो था वो घूम गया जल के माध्यम से। तो ये हो गया जल चक्र। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।